नमस्कार, स्वागत है आपका फेफड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में अपनों ने बुद्धि टॉपिक शुरू किया था और बुद्धि में भी अपन बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न सिद्धांतों में चलिए बढ़ते हैं एक और नए सिद्धांत की ओर। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे बुद्धि। बुद्धि में भी क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत। आज की क्लास में कौन सा नया सिद्धांत है? एक सिद्धांत माना जाता है बुद्धि का, जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। वो सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई जो त्रितत्व सिद्धांत है जो स्पीयरमैन ने दिया है, उससे ये सिद्धांत बिल्कुल अलग है। त्रितत्व में तीन तत्व माने गए हैं, जिनमें एक तो जी था, एक मतलब जनरल था, एक विशिष्ट था। इसके साथ साथ एक अन्य सामूहिक तत्व या समूह तत्व भी माना गया था। तो ये था स्पीयरमैन का, जिसमें तीन तत्व माने गए थे। जबकि ये सिद्धांत अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। इसे अपन स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि स्वयं स्टर्न इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या नया था इसमें? कौन से तीन तत्व थे? देखिए, सबसे पहली बात तो यदि अपन त्रितंत्र की विवेचना देखें या त्रितंत्र की व्याख्या करें, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्टर्नबर्ग ने है वो बुद्धि के तीन घटक बताए। बुद्धि के तीन घटक बताए, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि तीन तंत्र बुद्धि के इनके द्वारा बताए गए। तो स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में बुद्धि के तीन तंत्र या तीन घटक बताए गए, इसलिए अपन इस सिद्धांत को स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बुद्धि पर बहुत काम किया स्टर्नबर्ग ने, और बुद्धि का एक गहन अध्ययन करते हुए। और इन्होंने यूं कहा कि भाई जो बुद्धि है वो आईक्यू लेवल से तो अलग है, ये तो अपन जानते हैं, परंतु साथ साथ इन्होंने यूं कहा कि बुद्धि व आईक्यू लेवल में जो अंतर होता है उसके आधार पर व्यक्ति की सफलता व असफलता भी निर्धारित होती है। असफलता भी निर्धारित होती है। आईक्यू जो लेवल है व्यक्ति का, वो समझने की क्षमता है, बुद्धि के प्रयोग में लाने की क्षमता है। यहां पर स्टर्नबर्ग आईक्यू को एक चुनौती देते हैं, बड़ी चुनौती। और वो चुनौती स्वरूप यूं कहते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, या फिर अपन यूं कहें कि बहुत ज्यादा हो और वह हमेशा सफल हो। कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यक नहीं है कि जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है वो बहुत बड़ी सफलता पर पहुंच जाता है, बहुत बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। और ये भी आवश्यकता नहीं है कि जिसका आईक्यू लेवल निम्न है वह सफलता तक पहुंच ही नहीं सकता, अर्थात वह सफल हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से बुद्धि की इन्होंने इस रूप में व्याख्या करते हुए और स्पष्ट किया कि निश्चित नहीं है कि आपका आईक्यू लेवल आपकी सफलता को निर्धारित करे। हालांकि ऐसा हो जाता है। ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि जिस बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है और वो ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संयोग मात्र है। ये जरूरी नहीं है कि आईक्यू लेवल, हाई आईक्यू लेवल वाला या अच्छे आईक्यू लेवल वाला बालक बहुत अच्छा हो या हर जगह वह सफलता को प्राप्त करे। तो इसलिए इन्होंने है वो आईक्यू को चुनौती दी। तो फिर इन्होंने कहा
जैसे यहाँ पर प्रश्न ये उठ जाता है कि भाई आईक्यू लेवल पर यदि सफलता असफलता निर्भर नहीं है तो किस पर निर्भर है? बुद्धि पर। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता के पीछे जो काम करती है वो बुद्धि काम करती है, आईक्यू लेवल नहीं काम करता। अच्छे आईक्यू लेवल वाला व्यक्ति है वो असफल हो सकता है, जबकि कम आईक्यू लेवल वाला व्यक्ति सफल हो सकता है। तो इस प्रकार की सैद्धांतिक व्याख्या इनके द्वारा की गई। तो सबसे पहले तो अपन इसको लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, इसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। अपन उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे नोट्स बनाते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले इन्होंने क्या बात कही? इन्होंने कही कि भाई बुद्धि के 3 घटक होते हैं, उन 3 घटकों के कारण ही इसे त्रितंत्र का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि की पूर्ण व्याख्या की तथा बुद्धि की व्याख्या करते हुए बुद्धि के 3 घटक बताए, जो ने जिस कारण इस सिद्धांत को त्रितंत्र का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, और इसकी बेसिक चीज, या फिर अपन यूं कह सकते हैं इसका मूल आधार। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे इस संबंध में अपन कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने क्या है, इन्होंने मानव की बुद्धि पर काम किया था, ये अपन ने देख लिया, और साथ साथ इन्होंने अपने सिद्धांत में मनुष्य के आईक्यू लेवल को चुनौती दी। तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इन्होंने मनुष्य के आईक्यू का मतलब क्या होता है? बुद्धि लब्धि। आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि आवश्यक नहीं कि एक अच्छे आईक्यू लेवल वाला बालक सदैव सफल हो, यह आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि एक निम्न आईक्यू लेवल वाला बालक सदैव असफल हो,
यह भी आवश्यक नहीं है, ये चीज थी। तो यहां पर इन्होंने आईक्यू को चुनौती दे दी और आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि आईक्यू का सफलता से कोई मतलब नहीं है। आईक्यू का मतलब है कि बुद्धि लब्धि, अब एक व्यक्ति में बुद्धि होनी चाहिए। अब बुद्धि यदि है तो उसकी बुद्धि लब्धि सही होगी। और बुद्धि में यूं भी होगा कि भी बुद्धि, इन्होंने किस पर काम किया था? बुद्धि के कार्यों पर काम किया था, बुद्धि के कार्यों पर। तो बुद्धि के कार्यों पर जब काम किया तो जाहिर सी बात है कि बुद्धि काम करनी चाहिए। हमारे पास बहुत बुद्धि है, आईक्यू लेवल अच्छा है, परंतु उसका अपन कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे, तो वहां पर वह हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हाँ, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी सफलता के पीछे उसकी बुद्धि काम करती है, न कि क्या आईक्यू लेवल। तो आईक्यू लेवल काम नहीं करता, क्या काम करती है? बुद्धि काम करती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि एक सफल व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। तो एक तो महत्वपूर्ण ये बात होगी कि भाई एक व्यक्ति की सफलता किस पर निर्भर करती है? बुद्धि पर निर्भर करती है। देखिए, इसी प्रकार से इन्होंने बुद्धि का वर्गीकरण किया या विश्लेषण किया, बुद्धि की पूर्ण रूप से व्याख्या की। और किसके साथ की? 3 घटकों के साथ की। अब इन्होंने इसी आधार पर 3 घटकों में बांटते हुए बुद्धि का अध्ययन किया, इसीलिए इसको त्रितंत्र का सिद्धांत कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसी आधार पर इन्होंने बुद्धि का विश्लेषण 3 घटकों में किया, अतः इसे त्रितंत्र का सिद्धांत कहा गया। ये लीजिए, ये भी यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन बात करते हैं कि जो 3 प्रकार के घटक बताए हैं या 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसको अपन यहां पर किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो 3 घटक बताए हैं उसको 3 प्रकार के उप सिद्धांतों के माध्यम से इन्होंने समझाया है। किस प्रकार से? देखिए, ये जो त्रितंत्र है, 3 तंत्र, और 3 तंत्रों में इन्होंने 3 उप सिद्धांत दिए हैं। और जो उप सिद्धांत दिए हैं उसके आधार पर इन्होंने 3 प्रकार की ही बुद्धि बता दी। अब बुद्धि है वो कौन कौन सी बताई है आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो इन्होंने विश्लेषण बुद्धि बता दी, विश्लेषण बुद्धि। उसके बाद इन्होंने जो बुद्धि बताई है वो अनुभविक बुद्धि, यानी जो अनुभव पर आधारित बुद्धि हो। और इसके साथ साथ इन्होंने अंत में जिस बुद्धि का जिक्र किया वह था व्यावहारिक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि। अब ये जो अनुभविक बुद्धि है, अनुभविक का मतलब होता है अनुभव के द्वारा प्राप्त होना, तो वह सदैव कैसी होती है? रचनात्मक होती है, यानी रचनात्मक कार्य करती है। तो इसलिए अपन उसे क्या कह सकते हैं? रचनात्मक बुद्धि कह सकते हैं। इस आधार पर इन्होंने जो उप सिद्धांतों के नाम दिए हैं, उनमें जो नाम दिए गए हैं उनमें विश्लेषण बुद्धि जिस
उप सिद्धांत पर आधारित है वह कहलाता है घटकीय उप सिद्धांत। घटकीय उप सिद्धांत। क्यों इसको नाम दिया है? क्योंकि इन्होंने बुद्धि के कुछ प्रमुख घटक बताते हुए और इसका विश्लेषण किया है, तो इसलिए इसको घटकीय कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो चीज आती है वो अनुभवी उप सिद्धांत आता है, यानी रचना किस पर आधारित है? अनुभव पर है, तो अनुभवी उप सिद्धांत आ जाएगा, यहाँ पर उप सिद्धांत आ जाता है। इसके बाद यदि अपन व्यावहारिक बुद्धि की बात करें तो वो संदर्भात्मक उप सिद्धांत के अंतर्गत आ जाती। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की बुद्धि है और 3 प्रकार के सिद्धांतों द्वारा इन्होंने व्यक्त की है। अब ये जो 3 प्रकार के सिद्धांत है उनके आगे कौन कौन से भाग हो सकते हैं? तीनों प्रकार की बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि किस किस प्रकार से काम करती है, इन सभी चीजों को देखेंगे। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन इसको संपूर्ण तरीके से या अच्छे तरीके से अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही कहेंगे कि भाई इनके द्वारा जो है वो बुद्धि के 3 घटकों द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि इन्होंने या फिर यूं कहें कि बुद्धि के 3 घटक अथवा 3 उप सिद्धांत। तो बुद्धि के जो 3 घटक हैं या जो 3 उप सिद्धांत है उनको अपन किस किस रूप में देख सकते हैं, यहां पर वो चीजें देखेंगे। इसमें यदि अपन बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया भी था कि सबसे पहला जो है वो बुद्धि कौन सी होती है या सिद्धांत कौन सा है? घटकीय उप सिद्धांत। घटकीय उप सिद्धांत। और ये जो घटकीय उप सिद्धांत है इसको क्या नाम दिया है इन्होंने? बुद्धि कौन सी बताई है, किस प्रकार की बताई है? विश्लेषणात्मक बुद्धि यहां पर इनके द्वारा बताई गई है। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें इन्होंने आगे 3 प्रकार का वर्गीकरण और किया है, और 3 प्रकार का वर्गीकरण करते हुए इसमें कौन कौन सी चीजें बताई है अपन इसमें देखेंगे। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि इसमें 3 घटक पाए जाते हैं। 3 घटक पाए जाते हैं। अब 3 घटक कौन कौन से हैं उनको यदि अपन देखें तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि पहला जो घटक होता है वो होता है मेधा घटक। मेधा घटक। अब मेधा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेधा का शाब्दिक अर्थ ही बुद्धि होता है। बुद्धि होता है। तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है मेधा घटक यानी बुद्धि पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है कि यह व्यक्ति को समस्या समाधान व योजना बनाने के लिए सक्षम बनाती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति की बुद्धि काम करती है। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि मेधा घटक इसके अंतर्गत इस मेधा का शाब्दिक अर्थ होता है ये बुद्धि। यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को समस्या समाधान करने एवं योजना का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। ये लीजिए, ये इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात अपन समझ सकते हैं।
सबसे पहला घटक कौन सा? मेधा घटक। मेधा घटक क्या करता है? व्यक्ति को समस्या समाधान और इसके साथ साथ योजना बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति कोई भी समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के लिए और उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में विचार करता है। जब वह समस्या के बारे में सोच विचार कर रहा है तो वहां पर वह क्या करता है? वहां पर किसी भी समस्या के संबंध में पूर्ण एक रूपरेखा तैयार करता है, योजना तैयार करता है। देखिए यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो घटकीय उप सिद्धांत के अंतर्गत या विश्लेषणात्मक जो बुद्धि है, विश्लेषणात्मक बुद्धि क्यों कहा गया? क्योंकि पूर्ण विश्लेषण करते हुए समस्या समाधान तक पहुंचेगी। मेधा घटक बुद्धि लगाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, जैसे ही समस्या उपस्थित हुई बुद्धि लगाकर कोशिश करेगा कि इसका समाधान कैसे करूं, ये सोचने की कोशिश करेगा। साथ साथ उस समस्या के समाधान हेतु किसी न किसी योजना का निर्माण करने की क्षमता अपने आप में विकसित करेगा। तो ये है पहला घटक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे यहां पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इसमें ये चीज हो सकती है। अगला, जैसे ही आपने योजना बना ली, आप योजना का क्या करेंगे? आप योजना का प्रयोग करेंगे। और जब योजना का प्रयोग होता है तो वो सभी की नजर में आ जाती है, तो अपन उसे प्रदर्शन घटक भी कह सकते हैं। तो जो दूसरा घटक होगा वो कौन सा होगा? प्रदर्शन घटक होगा। और ये कब आएगा? पहले घटक के बाद ही आएगा। किस समय आएगा? जब एक व्यक्ति है वो योजना बना लेता है तो फिर वह उन योजना को प्रयोग जब करेगा तो वो इसी के माध्यम से करेगा। तो प्रदर्शन घटक, इसमें यूं कहेंगे कि जब व्यक्ति किसी समस्या के समाधान हेतु योजना बनाता है तो उसके पश्चात वह उस योजना को लागू करने या प्रदर्शन करने का कार्य करता है। ये लीजिए, ये हो जाता है यहाँ पर प्रदर्शन घटक। प्रदर्शन घटक में कौन कौन सी चीज आएगी? बस सबसे पहले तो योजना बना लो। किस घटक में बना लो? मेधा घटक में। उसके बाद उसका प्रयोग करो, उस योजना को प्रयोग में लाओ। जैसे ही प्रयोग में लाए, कौन सा घटक हो गया? प्रदर्शन घटक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कौन सी चीज आएगी? देखिए, आगे अंतिम रूप से इसके अंतर्गत कौन सा घटक आएगा? अंतिम रूप में इसके अंतर्गत घटक आएगा ज्ञान अधिग्रहण घटक। ठीक है, तो यहां पर तीसरा घटक ज्ञान अधिग्रहण घटक। अब इसके अंतर्गत कौन सी चीज होगी? देखिए, किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन करने में ज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञान हो गया, अधिग्रहण ग्रहण करना। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि जब व्यक्ति नवीन ज्ञान
या नवीन जानकारी, नवीन ज्ञान या नवीन जानकारी को ग्रहण करने या अमूर्त चिंतन, वो क्या करता है व्यक्ति, अमूर्त चिंतन करने का कार्य करता है, तो अमूर्त चिंतन का प्रयास इसी घटक में आता है। ये लीजिए, ज्ञान अधिग्रहण, जब व्यक्ति नवीन जानकारी को, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञान को अधिग्रहण करने की क्षमता बालक है वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये तीनों घटक हो गए। अब अपन बात करते हैं अनुभवी या रचनात्मक बुद्धि में। तो अनुभवी और रचनात्मक बुद्धि कौन कौन सी हो सकती है उसको भी अपन देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुभवी के अंतर्गत कौन सी बुद्धि बताई थी भाई, रचनात्मक बुद्धि। तो यहां पर अपनों ने पहला घटक, पहला कौन सा था, पहला सबसे पहला अपनों ने घटकीय सिद्धांत देखा, उसके अंतर्गत 3 मेधा, प्रदर्शन और ज्ञान अधिकरण। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा कौन सा है, अनुभवी घटक। और अनुभवी घटक में बुद्धि कौन सी होती है, रचनात्मक बुद्धि होती है। ये अपन देख चुके हैं। अब ये जो रचनात्मक बुद्धि है इसके भी 2 घटक हो सकते हैं या 2 प्रकार हो सकते हैं। अपन यूं कह सकते हैं कि रचनात्मक बुद्धि के प्रमुख 2 घटक होते हैं। तो रचनात्मक बुद्धि के कितने घटक होते हैं, प्रमुख रूप से 2 घटक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसमें यदि बात करें तो एक तो होता है नवीन और एक होता है स्वचालन। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं नवीन। अब नवीन के समय कैसा होगा, देखिए जब कोई व्यक्ति ऐसे करे कि किसी समस्या या फिर किसी भी नवीन घटना से निपटने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की क्षमता का विकास करता है। सीधे शब्दों में कहें तो नई समस्या से निपटने के लिए वह अपने अंदर जिस क्षमता का विकास करता है वही क्षमता किससे संबंधित होती है, इस नवीन अनुभवी घटक या रचनात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। तो यहाँ पर अपन नवीन अनुभवी घटक भी लिख सकते हैं, नवीन अनुभवी घटक। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति पहली बार किसी नवीन घटना या समस्या के समाधान से संबंधित हो सकती है। परंतु अपन यहाँ पर यूं कहेंगे कि नवीन घटना या समस्या का समाधान करता है। तो वहां पर कौन सा होगा, नवीन अनुभवी घटक वहां पर माना जाएगा। तो अपन दूसरा तत्व पढ़ रहे हैं, अनुभवी घटक या रचनात्मक बुद्धि। अनुभवी घटक में क्या होता है, जो रचनात्मक बुद्धि का जो अनुभवी घटक है वो 2 घटक माने गए हैं, एक तो नवीन और एक दूसरा स्वचालन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अपन आगे स्वचालन से संबंधित। स्वचालन क्या होता है कि व्यक्ति सामान्यतः है वो कार्यों का दोहराव करता रहता है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपने कोई काम करना सीखा हो, जैसे मान लीजिए हाँ अपन यूं कह सकते हैं कि पहले दिन कॉलेज आप गए हो और पहले दिन कॉलेज गए हो तो आपको प्रयास करना पड़ा होगा, है ना।
आपको चलना भी पड़ा होगा, आपको काफी देर तक क्लास में, कक्ष में बैठना भी पड़ा होगा, समस्या आई होगी, तकलीफ हुई होगी, है ना। घर पे आराम से रहते हैं, या फिर आएगी, क्योंकि अभी कॉलेज से खुल रहे हैं ना, तो अब समस्या आएगी। आप जब भी, यदि आपने जाना शुरू कर दिया, नहीं जाना शुरू किया तो आप जाएंगे, तब आपको 1-2 दिन समस्या आएगी, लेकिन बाद में आपको उस समस्या के बारे में एहसास ही नहीं होगा। यानी वो पूरी की पूरी क्रिया आपके स्वचालन में आ जाएगी। अनायास ही आप सुबह उठेंगे, अपने घर से संबंधित आपके जो भी कार्य हैं वो सारे करेंगे और अनायास ही वो चलेंगे, यानी वो क्रिया स्वचालित हो जाएगी। तो उसे ही इन्होंने कहा है स्वचालन घटक। तो दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है? स्वचालन घटक। तो इसमें अगर अपन बात करें घटक में, तो व्यक्ति किसी कार्य विशेष का दोहराव करता है, तत्पश्चात वह कार्य उसके स्वचालन में आ जाता है। इसके संबंध में अनेक प्रश्न भी बन सकते हैं, अपन उन चीजों को भी देखेंगे। आप पहले इसको नोट कीजिए, इसको देख लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन कौन से या किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा इस बात का पता लगाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आप यूं देख सकते हो कि भी आप किसी भी नवीन समस्या के हल या नवीन समस्या का हल कितनी देर में कर सकते हो, इस प्रकार से भी आ सकता है। और इसके साथ साथ ये भी आ सकता है कि आप नवीन प्रयोग करने में कितना विश्वास रखते हो। तो ये इस प्रकार के प्रश्न है वो इसी स्वचालन घटक पर ही निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर अपन कौन सी चीज देख सकते हैं, अपन सबसे पहला प्रश्न तो आप देख सकते हैं, यूं कह सकते हैं, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन सा होगा कि आप कितनी जल्दी नवीन समस्या को हल करते हैं। एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा मैंने आपको ये भी कहा था कि नवीन प्रयोग आप कितना कर सकते हैं। तो या आप यूं कह सकते हो कि क्या आप नवीन कौशल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। ये क्या चीज है, या इस प्रश्न द्वारा कैसे पता चलेगा कि आप में रचनात्मक बुद्धि है। देखिए, एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उससे आप इस प्रकार के प्रश्न करिए, वो जैसे जवाब देगा आपको पता चल जाएगा कि उसमें रचनात्मक बुद्धि है कि नहीं। पहला प्रश्न कौन सा, आप नई समस्या को हल करने में कितना समय लगाते हैं। यदि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको नवीन प्रॉब्लम्स जो है, न्यू प्रॉब्लम्स है, उनको फेस करने की हिम्मत ही नहीं होती।
थोड़ी देर तो वह घबरा जाएगा, तो इस कारण समय लग जाएगा। उसके बाद वह उस समस्या को जैसे तैसे सोल्व करने का प्रयास करेगा, तो उसमें भी समय लगेगा। इसके साथ साथ इस प्रश्न से तो क्लियर रचनात्मकता सामने आ जाती है कि क्या आप नवीन कौशलों का प्रयोग करना पसंद करते हो या करते हो। तो इसमें अपनों ने देखा कि नवीन कौशलों का प्रयोग कौन कर सकता है। नवीन जो कौशल होते हैं उनका प्रयोग वह व्यक्ति कर सकता है जो सामान्यतः इस प्रकार का काम करता रहता है। जैसे जेम्स बॉन्ड नामक एक व्यक्ति थे जो हमेशा नवीन समस्याओं के लिए तैयार रहते थे, साथ साथ नवीन समस्याओं से निपटने के लिए नवीन योजनाएं बनाते रहते थे। तो जेम्स बॉन्ड की जो बुद्धि है वो रचनात्मक बुद्धि कही जा सकती है। तो सबसे पहले अपनों ने विश्लेषणात्मक बुद्धि पढ़ी, उसके 3 घटक थे। अपन किसी भी समस्या में सबसे पहले तो योजना बनाते हैं, फिर उसका प्रदर्शन करते हैं, फिर उससे संबंधित ज्ञान अधिग्रहण करते हैं। उसके बाद दूसरी अपनों ने कौन सी पढ़ी? अनुभवी सिद्धांत, यानी जो रचनात्मक बुद्धि। अब रचनात्मक बुद्धि में यदि आप किसी भी नवीन समस्या को इतना हैबिट में ले आते हो, आदत में ले आते हो कि वह भी स्वचालित बन जाए, तब आप में इस प्रकार का गुण भी आ जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे घटक की तरफ। तो तीसरा घटक कौन सा है? तीसरे घटक में बुद्धि मैंने आपको बताई थी व्यावहारिक बुद्धि, और इसके साथ साथ जो घटक है वो अपन मान सकते हैं, या सिद्धांत अपन कौन सा मान सकते हैं? संदर्भात्मक। तो अपन यूं कह सकते हैं संदर्भात्मक घटक या उप सिद्धांत कह सकते हो। ये तीनों उप सिद्धांत भी कहे जाते हैं। उप सिद्धांत कह दो, घटक कह दो, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसकी बुद्धि कौन सी होती है? व्यावहारिक बुद्धि इसकी मानी जाती है। तो व्यावहारिक बुद्धि इसके अंतर्गत आती है। क्या होता है इसमें? संदर्भात्मक किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके कितने भाग होते हैं, जैसे अपनों ने पहले पढ़े। तो व्यावहारिक बुद्धि के भी आगे जाकर 3 घटक होते हैं। ये हो गए व्यावहारिक बुद्धि के भी कितने घटक हो गए? 3 घटक हो गए। अब यदि अपन सबसे पहले घटक की बात करें तो देखिए इसमें आता है 3 घटकों में सबसे पहला अनुकूलन व्यक्तित्व, या अपन यूं कह सकते हैं अनुकूलन। पहला घटक अनुकूलन होता है। अनुकूलन का मतलब ही अपन देखते हैं कि समझ से बैठाना होता है। तो कोई भी व्यक्ति है वो एक समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार से समझ से बैठाता है। तो यहाँ पर अनुकूलन बैठाना ही यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है। तो देखिए व्यक्ति किसी समस्या का जो समाधान करता है तो वह क्या करता है? वह करता है अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो समस्या का समाधान करने के लिए या अपन यूं भी कह सकते हैं समस्या का समाधान करने के लिए, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि समस्या से निपटने के लिए। अब आपके सामने कोई समस्या है तो उसको निपटने का प्रयास आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सीधी भाषा में कहूं तो अनुकूलन बैठाने का, समझ से बैठाने का काम आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? आप स्वयं में बदलाव ला सकते हैं, इसके साथ साथ परिस्थितियों में भी बदलाव ला सकते हैं। तो यदि आप किसी भी नवीन समस्या से निपटने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं या अपने व्यवहार में बदलाव लाकर और अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर अनुकूलन की स्थिति मानी जाएगी। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं
यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए या समस्या से निपटने के लिए अपने व्यवहार में इस प्रकार बदलाव करता है कि अनुकूलन स्थापित हो जाए। ठीक है, ये चीज किसके अंतर्गत आ जाएगी? अनुकूलन के अंतर्गत। अब अपनों ने बात की व्यवहारिक बुद्धि की, कि व्यक्ति समझ से बैठाने के लिए किस प्रकार के व्यवहारिक प्रयोग करता है, तो उन संबंध में या उस संबंध में ये चीजें आ जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आता है तो वह एक प्रयोग ये भी कर सकता है कि स्वयं में बदलाव न लाकर वातावरण में भी बदलाव लाता है। वो वातावरण में किस प्रकार से बदलाव लेकर आए, स्वयं में किस प्रकार से बदलाव लेकर आए, उनका चयन करे। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा घटक आ जाता है वो आ जाता है चयन घटक। सबसे पहला तो अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करेगा। दूसरा, वह जब नए वातावरण में आ जाता है तब समझा से बैठाने के लिए क्या करता है कि अनेक चीजों में से कुछ बदलाव का चयन करता है कि इस चीज में अपने को बदलाव करने हैं। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति जब पूर्णतया नवीन वातावरण में आ जाता है तो जब वह पूर्णतः नवीन वातावरण में आ जाता है तो क्या होता है, तो कुछ बदलाव करता है अथवा नवीन परिस्थितियों का चयन करता है। और वही क्या हो जाता है, चयन घटक इसके अंतर्गत हो जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपन क्या कह सकते हैं, अंतिम घटक कौन सा हो जाएगा? अंतिम घटक हो जाएगा आकार देना, आकार घटक। अपनों ने क्या किया, सबसे पहले अनुकूलन के लिए प्रयास किए, उसके बाद अपनों ने चयन किया व्यवहार का, और उसके बाद अपन अब क्या कर रहे हैं, आकार कर रहे हैं या आकार घटक का प्रयोग कर रहे हैं। आकार घटक सबसे पहले तो इसका होता है, ये अनुकूलन का विपरीत होता है। अनुकूलन में व्यक्ति स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करता है, जबकि आकार घटक में व्यक्ति वातावरण में परिवर्तन करता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन न करके वातावरण में परिवर्तन करता है। तो वहां क्या हो जाता है, वह वातावरण को एक नया रूप, नया आकार दे देता है। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे आकार घटक कहा जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए।
अपन आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि भी व्यवहारिक बुद्धि का काम जैसे रोजमर्रा के कार्य होते हैं, घर, नौकरी, बाजार, इनमें आने वाली समस्याओं का समाधान करने का अपन प्रयास करते हैं। तो उसमें अपन किस किस प्रकार से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। देखिए, व्यावहारिक बुद्धि का एकमात्र प्रयोग यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक कार्यों में हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका अपन सामान्य व्यवहार के आधार पर समाधान कर लेते हैं। बस वहीं पर कौन सी बुद्धि काम करती है? व्यावहारिक बुद्धि काम करती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रश्न आ सकते हैं, इस प्रकार की चीजें आ सकती हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं। जैसे आपने यूं कहा कि क्या आप किसी व्यक्ति का जल्दी फायदा उठाना चाहते हैं? अब मान लो समस्या आई, आपने किसी का भी फायदा लिया और आपने समस्या को सोल्व कर लिया, तो इस प्रकार की हरकतें आपकी व्यावहारिक बुद्धि को दर्शाती है। तो मोटे तौर पर यह था बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। अब यहां पर अपन एक चीज देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर त्रितंत्र सिद्धांत जो माना गया है, किसका सिद्धांत माना गया है? स्टर्नबर्ग का सिद्धांत ये माना गया है। अब ये जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत अपन यूं कह सकते हैं कि सामान्यतः अपन अपनी बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से विभिन्न चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र सिद्धांत प्रवर्तक कौन? स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग। त्रितंत्र क्यों कहा? क्योंकि बुद्धि के 3 घटक या 3 उप सिद्धांत कह देते हैं अपन, उप सिद्धांत। बुद्धि के 3 उप सिद्धांत कौन कौन से? सबसे पहले यदि अपन बात करें तो जो सबसे पहला जो घटक था वो कौन सा घटक था? अपनों ने देखा था घटकीय। यह सबसे पहला जो उप सिद्धांत था वो घटकीय उप सिद्धांत अपनों ने देखा था। और घटकीय उप सिद्धांत में बुद्धि कौन सी थी? विश्लेषणात्मक बुद्धि इसमें पाई जाती है। उसके बाद अपनों ने दूसरे घटक की बात करी तो अनुभवी उप सिद्धांत। अनुभवी उप सिद्धांत में बुद्धि कौन सी थी? रचनात्मक बुद्धि। रचनात्मक बुद्धि इसके अंतर्गत आ जाती है। और अनुभवी घटक के बाद यदि अपन बात करें तीसरे घटक की और तीसरी बुद्धि की, तो देखिए तीसरे में अपनों ने अभी देखा कि कौन सी चीज आ जाती है? संदर्भात्मक उप सिद्धांत या फिर व्यावहारिक बुद्धि। ये 3 घटक माने हैं और साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि भाई ये बुद्धि ही व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है, बुद्धि ही व्यक्ति की सफलता को निर्धारित करती है और बुद्धि ही व्यक्ति की सफलता पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर अपनों ने जो विश्लेषण ये देखा, विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसके अंतर्गत अपनों ने 3 चीजें देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? सबसे पहले तो अपनों ने मेधा घटक देखा था, मेधा घटक देखा। और मेधा घटक के बाद दूसरा कौन सा देखा अपनों ने? प्रदर्शन घटक। और प्रदर्शन घटक के बाद तीसरा अपनों ने देखा ज्ञान अधिग्रहण घटक। उसके बाद रचनात्मक बुद्धि में अनुभवों से संबंधित अपनों ने 2 ही चीजों को देखा था, एक तो नवीन और एक स्वचालन। तो एक तो घटक हो जाता है नवीन घटक और दूसरा जो घटक हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? स्वचालन घटक।
ये चीज हो जाती है। और तीसरे में भी अपनों ने जो देखी वो 3 चीजें देखी। 3 चीजों में अपनों ने सबसे पहले किसको लिया? अनुकूलन को लिया, उसके बाद चयन को, उसके बाद आकार को। तो पहला था अनुकूलन, अनुकूलन घटक, उसके बाद चयन घटक, चयन घटक, और तीसरा था आकार घटक। इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी रूपरेखा है ये स्टर्नबर्ग के सिद्धांत की रूपरेखा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम किसी भी समस्या का विश्लेषण कर सकते हैं। हमारे पास यदि रचनात्मक बुद्धि है तो हम रचना कर सकते हैं। व्यावहारिक बुद्धि के प्रयोग से भी अपन सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो ये था स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।